वहां भी डाल ले, कानपुर भी लगा के जाएगा। अच्छा भाई, एक चीज मैं और बता दूंगा अभी आपको। मैंने आपसे कहा कि स्किन कलर हमारे जीन से कंट्रोल होता है, और आए दिन कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं अपने मतलब हर इंसान जो है ना, वो अपनी मिली चीजों से खुश नहीं होता है। लाइक किसी को अपनी हाइट से प्रॉब्लम है, तो किसी को अपने स्किन कलर से प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं कि लोग इस बेवकूफ़ी में 100 तरह की क्रीम जो है ना मार्केट से ला ला के अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं। ऐसा हो रहा है, मैंने भी खुद किया था पहले। स्कूल के टाइम तक भाई धूप पड़ती थी, चेहरा यहाँ तक होता काला। लाया वो आया था ना, वो शाहरुख खान की एड आई थी, मैं भी ला लगा लिया। अब मजे की बात, गर्दन तक यहाँ तक दिखे शक्ल अलग, पीछे दिखे अलग। शौक तो होता ही है मेरे तरह के, शायद क्रीम से गोरे हो जाएंगे। बायो पड़ी, मालूम पड़ा कि भाई आप अपनी जीन से आए हुए ट्रेट को किसी प्रोडक्ट से चेंज कर ही नहीं सकते, असंभव है। हाँ आप एक, ओ बेटे, तो ये चीज याद रखना कि इस तरह के प्रोडक्ट यूज करना बेवकूफी है। तो अब हम बात करेंगे अपने सीधे मुद्दे की, पेडिग्री एनालिसिस। अब सुनो मजे की बात क्या है। क्या बता दें, एक डाइट का खेल होता है। अगर आप अच्छा फूड खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में, जैसे वाइटामिन, इसको ब्यूटी ब्यूटी वाइटामिन खाते हैं, तो इसको खाने से आपकी बॉडी में ग्लो आने लग जाता है। बट अल्टीमेटली जो आपके जीन ने डिसाइड कर ले, रिजल्ट वही आना है। हाँ आप चाहो तो बाहर एक सर्जरी करवा लो, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट खा लो जिससे कि मेलेनिन का थोड़ा प्रोड्यूस होना कम हो जाए, ये आप कर सकते हो। बट एक फिजिकल प्रोडक्ट तो आपको कतई गोरा नहीं कर सकता। और गोरा होना ही क्यों है, वो भाई लोग तरसते हैं बाहर के कि उनको मेलेनिन मिल जाए। बाहर के लोग देखे जाके नंगे पड़ जाते गोवा के बीच पे, मालूम है ना क्यों? रीजन बताऊं? सन बात, क्योंकि उनके पास मेलानिन नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सन के अंदर। हमारे पास है, हमें जरूरत है सन बात करने की, बट उनको नीड है। तो बेसिकली उनकी मजबूरी है, हमें थोड़ी मजबूरी है। तो हम जो इंडियंस है भाई साहब, हमें तो होना चाहिए प्राउड, हमारे पास मेलानिन है। और अगर इन फ्यूचर धरती पे ओजोन नहीं रहती है, तो जितने भी गोरे लोग हैं सबसे पहले इनको होगा स्किन कैंसर। इन स्किन कैंसर इनको सबसे पहले होगा, क्योंकि स्किन कैंसर से आपको बचाता है मेलानिन, और वो इनके पास होता नहीं है। तो जितने भी गोरे लोग हैं, मतलब ऐसे ही, जैसा रिमाइंडर, नथिंग एल्स। तो देख ले जीने के हैं 4 दिन, सच बता रहा हूं मैं। बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। देखो, किसी के खानदान में किसी डिजीज की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। डिजीज नहीं, अगर आपको कोई और भी ट्रेट स्टडी करना हो आप कर सकते हैं। मतलब आपको किसी फैमिली के अंदर किसी कैरेक्टर की स्टडी करनी हो, किसी बीमारी की स्टडी करनी हो, तो इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। अब इसके लिए आपको उसका एक फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा, और फैमिली चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिग्री चार्ट। और पेडिग्री चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं, कुछ साइन होते हैं इस्तेमाल जो हमें करने होते हैं। जैसे कि अगर एक बॉक्स बनाएंगे तो ये बॉय होगा, यानी मेल। आप इस तरह से हम सर्कल करेंगे तो ये होगा गर्ल। अगर हम बॉक्स के ऊपर डार्क कर देंगे तो इसका मतलब है अफेक्टेड मेल है, यानी इसको वो प्रॉब्लम है जो आप स्टडी करना चाह रहे हो। अगर हम फीमेल के ऊपर डार्क कर देंगे, दैट मीन्स ये क्या होगी? अफेक्टेड फीमेल। ये वो फीमेल है जिसकी बॉडी में वो कैरेक्टर है जो आप चाह रहे हो, जो आप स्टडी करना चाह रहे हो। और अगर दोनों के लाइन से जोड़ देंगे मतलब शादी हो गई है इनकी। और अगर यहाँ पे 2 लाइन से जोड़ दोगे, इनका चल रहा है, दैट से क्या बोलते हैं? इसे हम इस सिंबल से दिखाते हैं। अब यहाँ पे चल रहा नहीं, यहाँ तो खैर लीगल वर्ड बोलेंगे मैरिज, बट हम वैसे नॉर्म भाषा में क्या बोलते हैं इसको? अफेयर कहते हैं। हाँ, चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। और अगर मानिए डायमंड के साथ में 5 लिख दूं या 6 लिख दूं, तो इसका मतलब होता है कि इतने, मतलब ये नंबर ऑफ बच्चे रिप्रेजेंट करता है कि 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं। तो अगर आप डायमंड बना के जो नंबर लिखते हो, दैट मीन्स इतने बच्चे हैं इनके। मैंने 5 लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है, अदरवाइज आप 2 3 चाहे जितने भी लिख सकते हो। अगर बच्चे इनके पैदा हो रहे हैं जो होंगे, ऐसे आबादी नहीं बढ़ रही है, तो आप इनके बच्चों को आप इस तरह से दिखाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर जैसे मान के चल लीजिए इनकी शादी से बच्चे पैदा हुए, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे जिसमें ये लड़की है, ये लड़का है, लड़की, यानी कि इसका मतलब ये इस कपल के 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़की और 1 लड़का है। तो इस सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस तरह से हम दिखा देंगे। और यहाँ पर ये होगा जनरेशन 1, ये होगा जनरेशन 2। ये सिंबल सारे आपको, देखो कैरियर का भी सिंबल होता है बट वो हमारे सिलेबस में आता नहीं है। कैरियर के लिए आप 2 सिंबल को यूज कर सकते हो। फीमेल है तो आप ऐसे डॉट यूज कर लो,
या इसमें आप बीच में ऐसे हाफ डार्क कर लो, ये होते हैं कैरियर। कैरियर वो होते हैं जो बीमार नहीं होते, लेकिन बीमारी का सामान अपनी बॉडी में लेके घूम रहे होते हैं, मतलब बीमारी के जीन लेके चल रहे हैं लेकिन खुद बीमार नहीं है, लेकिन आगे बच्चे बीमार कर सकते हैं। अब इस सिंबल का इस्तेमाल करके फायदा क्या होता है? तो मान के चल लीजिए मैं आपको दिखाता हूं एक फैमिली का चार्ट, ये इस तरह से। अब देखना कितना आपको आसान हो जाएगा स्टडी करने में। जस्ट इमेजिन, मैं आप सोच के देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने, ये है मेल फीमेल, इनकी शादी हुई, इनके दो बच्चे पैदा हुए, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल को डार्क किया है, मतलब फीमेल के पास वो कैरेक्टर है जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं हीमोफीलिया स्टडी करना चाह रहा हूँ, है ना, और मैं क्या देखता हूँ कि इस फीमेल को हीमोफीलिया है। फिर देख रहे हैं इसकी शादी मेल से हुई, मेल पे कोई डार्क नहीं, दैट मीन्स वो नॉर्मल मेल है। और शादी हुई तो तीन बच्चे पैदा हुए, एक नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल फीमेल, और एक फीमेल को वो बीमारी पहुंच मतलब मिल चुकी है। तो ये जो है इसको बोलते हैं पेडिग्री चार्ट। तो जो कितना आसान है, मतलब अगर मान के चल लीजिए इसको मैं लिखने बैठूं तो मैं लिखूं कि फलाना सूरज की शादी जो है चंपा से हुई है, इनके दो बच्चे हुए हैं, एक अर्जुन हुआ है, एक प्रीति हुई है, प्रीति की शादी कल नहीं, वो कौन था, शायद कबीर सिंह से हुई है, ठीक है। फिर इनके तीन बच्चे पैदा हुए, ठीक है, एक फकीर चंद और दो और, मतलब उसको लिखने में टाइम कितना जाता, हाँ कि ना। मैंने उसी को जब सिंबल से दिखाया तो कम से कम टाइम में और लेस कंफ्यूजन में ड्रॉ हो गया। इसीलिए कहते हैं, देखो ऐसा नहीं कि आप सिंबल इस्तेमाल करो, आप चाहे बिना सिंबल के कर लो, लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी। तो ये जो फैमिली का चार्ट आपने ड्रॉ किया है, इस फैमिली के चार्ट को पेडिग्री चार्ट कहते हैं। तो अगर आपसे कहता है कोई भाई एक काम कर इस फैमिली का पेडिग्री चार्ट ड्रॉ कर दे, तो आपको ये ड्रॉ करना है उसका। और ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए तीन बच्चे आपने दो मेंशन करें, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे आपके स्टडी में नहीं भी आ रहे हैं और उसके खानदान के, आपको वो भी लिखने पड़ेंगे। आपने कहा नहीं सर बीमार है, हम इसका क्यों देखें, ना भाई गलत है। अगर आप किसी खानदान में कुछ स्टडी करना चाह रहे हो तो आपको सारे केस लेने पड़ेंगे, चाहे कोई बीमार हो तो भी उसे लाओ चार्ट में, और ना हो तो भी उसे लाओ, तभी आपका रिजल्ट बेटर आएगा। हम इस चार्ट से जानना क्या चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं जो बीमारी इनमें आ रही है वो बीमारी AR रहमान है, आई मीन ऑटोजोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक रिसेसिव है। मतलब बीमारी पहले में पता करना है ऑटोजोमल है सेक्स लिंक, फिर हमें पता करना है बीमारी रिसेसिव है या डोमिनेंट। और हमें ये थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ ये बीमारी जो है, ये बीमारी हमें नहीं बताएगी क्या बीमारी है, बस ये पूछा कि बीमारी है ये बताइए बीमारी ऑटोजोमल है सेक्स लिंक। अगर आप ये बता देते हो तो अगला क्वेश्चन ये होगा रिसेसिव है या डोमिनेंट, ये भी बताओ। यानी आपके सामने आपको बताना है बीमारी है कौन सी। अब ये कैसे पता करें, जरा समझते हैं। ऑटोसोमल पहचानने का बहुत बेस्ट तरीका है, अगर कोई बीमारी मेल और फीमेल दोनों जेंडर में आ रही है, दोनों मेल को भी हो रही है और फीमेल को भी, तो वो बीमारी क्या मानी जाएगी, ऑटोसोमल। मतलब इसमें जनरली दोनों इफेक्ट होंगे, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन अगर कोई बीमारी सिर्फ एक जेंडर में आ रही है, मेल 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 या फीमेल फीमेल फीमेल, सिर्फ एक जेंडर शिकार हो रहा है उसका बार बार, यानी या मेल शिकार हो रहा है या फीमेल, बीमारी कौन सी होगी, सेक्स लिंक। देखो यहां पर भी फीमेल बीमार थी, यहां पर भी फीमेल, दूसरा जेंडर इफेक्ट नहीं हो रहा ना बीमारी से। और अगर कोई बीमारी सिर्फ एक जेंडर को बार बार टारगेट करे तो बीमारी क्या होगी, सेक्स लिंक। यानी आप समझ जाएंगे ये बीमारी क्या है, सेक्स लिंक। इसकी जीन कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे। हम जानते हैं इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम पे जीन है। रिसेसिव या डोमिनेंट, अगर ऐसा हो जाए किसी पेडिग्री चार्ट में एक जनरेशन में कोई बीमार ना हो, कोई भी एक जनरेशन में कोई भी बीमार ना हो, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती तो वो रिसेसिव है। समझना कैसे, ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है। जनरेशन 1 में कोई बीमार नहीं है, बट जनरेशन 2 में एक बीमार है, जनरेशन 3 में एक बीमार है, यानी एक जनरेशन में कोई बीमार नहीं है ना। और अगर किसी पेडिग्री चार्ट में एक भी जनरेशन आपको ऐसी मिल जाए जिसमें कोई भी बीमार ना हो, तो वो बीमारी क्या होगी, रिसेसिव, क्योंकि ये बख्श देती है कभी कभी। मानिए ये कभी कभी जनरेशन स्किप भी कर देती है, अगर पेरेंट्स को है बच्चों में नहीं आ रही,
इनके ग्रैंड चाइल्ड में बीमारी आ गई, इनमें तो आई नहीं। यानी बीमारी यहां से कहां चलेगी, सीधा थर्ड जनरेशन में। बीमारी जनरेशन स्किप हो गई ना, तो जो जनरेशन को स्किप करती रहे वो होगी रिसेसिव। डोमिनेंट कभी बख्शता ही नहीं है, डोमिनेंट कभी छोड़ दे असंभव। भाई अगर ये डोमिनेंट होता ना तो गारंटीड इसमें भी एक बीमार मिलता, इसमें भी मिलता, इसमें भी मिलता, चौथी आती उसमें भी बीमार मिलेगा, पांचवी आएगी उसमें भी बीमार मिलेगा। हर जनरेशन में एक ना एक तो बीमार आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हर एक में बीमार मिल रहा है दैट मीन बीमारी क्या है, डोमिनेंट, यानी ये स्किप कभी नहीं करती। तो अगर मैं आपको एक पेडिग्री चार्ट तो बता दो कि बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जो भी है, एक बार करके देखते हैं। एनसेट लाए जल्दी से, देखते हैं कौन कर लेता है। मत देख तू, अबे देख मत, इधर देख पहले तू, सुनता भी तो नहीं हुआ मैं। कोई चोट लगी थी क्या बचपन में तेरे को सर पे? है भाई? तो भाई क्वेश्चन है आपके सामने ये एक दो तीन चार। क्वेश्चन ये है कि ये बीमारी जो है, मैं आपसे पूछता हूं, ए आर रहमान है, या ए डी चोपड़ा है, या शाहरुख खान है, या तुम्हारा हो गया क्या हो गया, नाम भूल गया मैं, एस डी ठाकुर भूल गया मैं। सेक्सिंग डोमिनेंट, ठीक है बताओ। अच्छा ये बीमारी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट? स्नेहा पक्का? देखो ये जनरेशन वन है, एक बीमार मिला यानी टिक मारेंगे। सेकंड जनरेशन ये हुई, बीमार मिला। थर्ड जनरेशन ये हुई, आगे पीछे मत देखो। अबे ध्यान सुनो ना, ये दोनों भाई बहन हुए ना, तो इनके आने वाली पीढ़ी दोनों की थर्ड जनरेशन में होगी नहीं होगी? ये थोड़ी कि एक ने मान चलो भाई है, भाई के बच्चे पहले हो गए, बहन के बाद में हो गए, तो ये थर्ड और फोर्थ जनरेशन हो गई। पागल वागल है क्या? गांजा तो थूका कर रहा है। थर्ड जनरेशन है, यानी यहां भी बीमार, यहां भी, हर जनरेशन में एक ना एक बीमार तो मिल रहा है, यानी कि क्या हो गया, डोमिनेंट। और क्योंकि कोई एक परफेक्ट जेंडर टारगेट नहीं हो रहा, कभी मेल कभी फीमेल, बीमारी क्या होगी, एडी चोपड़ा। ये नीट का क्वेश्चन था 2 साल पहले। अगर मैं एक और दूं तो भाई आपको आंसर बताना है 10 सेकंड के अंदर, ठीक है? फिर मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा, आपका दिल टूट जाएगा लेकिन। पागल है क्या? आएगा तेरे लिए भी जादू आएगा, चिंता मत कर। बताओ आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ए आर रहमान। तनु पक्का ए आर रहमान, कुन फाया कुन। देख, वन में बच गया, जैसे ही बच गया एक भी जनरेशन बच जाए मतलब क्या है, वो रिसेसिव। और क्योंकि दोनों जेंडर टारगेट हो गए, क्या हो गया, ए, यानी ए आर रहमान आंसर ठीक है। मजे की बात ये ट्रिक है, ये 98% सक्सेसफुल होगी, बस 2% केस ऐसे ही मिलेंगे जहां ट्रिक फेल हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं अपनी मर्जी से,
मतलब जो मैंने आपको बताया है ये कोई रूल नहीं है। ये जब पेडिग्री को सॉल्व किया जाता है तो उससे जो ऑब्जर्वेशन बनती है, मैंने आपको वो ऑब्जर्वेशन बताई है। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जहां पे ट्रिक फेल हो जाएगी। तो जनरली आप किसी पेडिग्री को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। और बाकी रही बात क्वेश्चंस की, जब आएंगे तब कराऊंगा क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करके जान सकते हैं कि पेडिग्री चार्ट कौन सा है। बंद करिए कैमरा।